का हाल बाटे। आप सभी का स्वागत है बाबू। आज का पाठ है हम लोगों का अर्थव्यवस्था एवं आजीविका और उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। और इस क्वेश्चन को और इस चैप्टर को हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि इससे हर एक VVI जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, एक एक सब्जेक्टिव हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं पहले घंटा का निशान का दबा दीजिए और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन है 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 18 में पूछा है और 21 में पूछा है। तो सबसे पहले आज से बहुत पहले जो हम लोग के यहाँ जब मशीन नहीं आया था तो पहले सब चीज़ बनता था कथी से, हाथ से। कथी से, हाथ से बनता था। लेकिन जब मशीन आ गया तो हाथ की जगह सब सामान मशीन से बनने लगा। तो सामान जब हाथ की जगह मशीन से बनने लगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। करण का मतलब होता है बनाना। जैसे ईंटाकरण, माने रोड को ईंटाकरण करिए, मतलब पक्का बिछाइए तो पक्कीकरण, ईंटा बिछाए तो ईंटाकरण, उद्योग का जाल बिछा दिए तो औद्योगिकरण। यानी जब सामान हाथों से बनाने के बजाय बड़का बड़का मशीन और कारखानों में बनने लगता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आपको आया होगा। अब भैया दूसरी बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है कि 1750 से लेकर 1760 के दशक में, ये आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं बाबू, ये हुआ था। और ये कहाँ हुआ था बाबू रे, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था इसकी शुरुआत, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक ना, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। और ये जो है अभी इंग्लैंड कहला रहा है, इसको पहले ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। उसी जगह पर जो है सबसे पहले इंग्लैंड में उद्योग का जाल लगा था, यानी फैक्ट्री लगा था। आपको बात समझ में आया। समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि जब सामान जो है हाथों से बनाने के बजाय बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों में बनने लगता है तो इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं। एक लाइन लिखिएगा। और इसकी शुरुआत 1750 से 60 के दशक में इंग्लैंड में किया गया था। और इससे हुआ क्या, इससे कम समय में बहुत ही सामान बनना शुरू हो गया, बहुत सारा सामान बनता है। तो इतना बात आपको पहले क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कमेंट करके बताओ समझ में आया। दूसरा है सलम पद्धति। भैया मेरे, सबसे पहली बात है कि जब उद्योग जब लगा भारत में भी या कहीं और भी, तो उद्योग में के काज करता है, मजदूर लोग काम करता है। तो मजदूर सब गांव छोड़ छोड़ के जब शहर जाने लगा उद्योग में काम करने के लिए, फैक्ट्री में खटने के लिए, तो उस सब के लिए जो है ना एक ऐसा बस्ती था जहाँ ना हवा था ना पानी था, चारों तरफ गंदा ही गंदा था। इस तरह का बस्ती बनना शुरू हुआ जहाँ पे मजदूर वर्ग रहते थे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सलम पद्धति कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्रियाँ खुलने के बाद गांव के गरीब मजदूर काम के लिए शहर में आए। कहाँ पे बाबू आए, काम के लिए। कहाँ पे आए, शहर में। कौन आए बाबू रे, मजदूर लोग आए। फैक्ट्री मालिकों ने इन मजदूरों के रहने के लिए, फैक्ट्री का जो मालिक सब था, इस मजदूर सबको रहने के लिए एक छोटा गंदा तंग बस्ती बनाया। छोटा गंदा तंग बस्ती से बनाया जहां हवा पानी का सुविधा नहीं था, जहां हवा पानी का सुविधा नहीं था। इन्हीं गंदी बस्तियों को स्लम कहा जाता था। इन्हीं गंदी बस्तियों को स्लम कहा जाता था। कि क्वेश्चन 12 में, 14 में, 17 में और 19 में पूछा गया है। ध्यान देने का बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, निरुद्योगीकरण का क्या मतलब है। देखिए, एक बात बताइए कि जब पहले जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं रहने के बाद क्या हुआ, लोग हाथ से सब काम करते थे, बैल से दौनी होता था। लेकिन जहिया से मशीन आ गया, खेत में न एक गो बैल जा रहा है, न कोई काम अब हाथ से किया जा रहा है, सब काम अब मशीन से किया जा रहा है। तो एगो चीज के आने से एगो चीज खत्म हो गया, यानी कि मशीन के आने से हाथ की शक्ति खत्म हो गया। हमारा बात भेजा में घुस रहा है कि नहीं, पहले पता ही कमेंट करके जी सर समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहा नहीं समझ में आएगा, एबे करेगा भैया। इसी को क्या कहते हैं, तो निरुद्योगीकरण कहते हैं। यानी जब किसी देश के पुराने छोटे उद्योग धंधा बंद होने लगता है
तो उसे हम निरुद्योगीकरण कहते हैं। यानी जब किसी देश के पुराने छोटे धंधे जो हाथों से होता था, जैसे कपड़ा बुनना, ये बंद हो गया, इस प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण कहते हैं। पहला बात समझ में भेजा में घुसाओ, सेट करो। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद मशीनों के सस्ते कपड़ों के कारण भारत का पुराना हथकरघा उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गया। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ हाथों से जो बनता था बाबू कपड़ा, हथकरघा उद्योग, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। और इसी समाप्ति को, इसी बर्बादी को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? निरुद्योगीकरण कहते हैं, निरुद्योगीकरण कहते हैं। तेरे भेजे में मैं हर एक बात सेट कर दूंगा, तुझे बस पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है बाबू, और परीक्षा में जमकर तैयारी करनी है। तो तीसरा प्रश्न हम लोग का खत्म हो गया। चौथा प्रश्न देख क्या है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? देख, जब उद्योग लगा, मैं तुमको समझा रहा हूं, तू समझ, कॉपी कलम निकाल, बात नहीं करने का, ध्यान देने का इधर ध्यान दे। जब हमारे देश में जब पहले कुछ नहीं था, अचानक फैक्ट्री लगने लगा, उद्योग लगने लगा, कौन लगाया होगा? जिसके पास क्या होगा? टका, यानी पूंजी वाला। तो समाज में जब उद्योग धंधा का शुरुआत हुआ तो तीन वो चीज बना। एगो अमीर आदमी जिसको पूंजीपति कहते थे, एगो मध्यम आदमी जो पढ़ल लिखल होता था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब, और एक ऐसा आदमी जो उसमें मजदूरी करता था। तो समाज के तीन गो वर्ग, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसर मध्यम वर्ग, और तीसर सब जग से हारा बेचारा सर्वहारा। तो यानी याद रखिए, बुर्जुआ वर्ग किसको कहते हैं? तो औद्योगिकरण के बाद समाज में एक नया मध्यम वर्ग, यानी मध्यम वर्ग का ही दूसरा नाम क्या है बाबू मेरे? बुर्जुआ वर्ग। सरिया के पढ़िएगा, लटपट आ जाएगा नहीं तो। बुर्जुआ वर्ग सामने आया, यानी कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण के बाद समाज में एक नया मध्यम वर्ग सामने आया, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते थे। इस वर्ग में पढ़े लिखे लोग होते थे, जिना कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील और क्लर्क लोग होते थे। ये अपनी पढ़ाई और योग्यता के बल पर आगे बढ़े थे। यानी पढ़े लिखे लोग जो है हाथ से नहीं बल्कि माथा से, बुद्धि से जीते थे। यही बतवा ये हमें कह रहा है। अब इस बात को कैसे घुमा घुमा के लिखना है एग्जाम में, जितना बात बनाने आएगा नंबर वा उतना मिलेगा। बात कैसे बनाओगे? तो ऐसे ही लिख लिख के बात बनता है। यानी औद्योगिकरण के बाद समाज में एक नया मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते थे, इस वर्ग के लोग बुद्धि से जीते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्लर्क। समझ में एलो? आ गया। अब अगला देखिए क्या है। अगला हम लोग का है पांचवा, न्यूनतम मजदूरी कानून। देखिए, जितना मजदूर लोग फैक्ट्री में खटता था ना, ओकरा सबके सही से ना वेतन मिलता था। 10 घंटा के बजाय उसको 12 घंटा खटना पड़ता था, समझे? और कभी कभी जो है उसको सताया भी जाता था। तो इस सब कारण से क्या बना? एगो न्यूनतम मजदूरी कानून बना। क्या बना बाबू रे? न्यूनतम मजदूरी कानून। यह कानून कब बना? लिखिएगा 1948 में बना। किसके द्वारा बना? लिखिएगा भारत सरकार के द्वारा बना। कब बना? 1948 में। किसके द्वारा बना? भारत सरकार में। तो लिखिएगा कि मजदूरों के लिए 1948 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसका नाम न्यूनतम मजदूरी कानून था, और इसके उद्देश्य निम्न थे। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें क्या तय किया गया? ये कारखाना में जितना भी मजदूर काम कर रहा है उसको एक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसमें क्या तैयार किया गया? पहला पॉइंट लिखिएगा, कारखानों के मजदूर को न्यूनतम वेतन दिया जाए। पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा उद्देश्य में क्या लिखिएगा? कि सभी कारखानों में काम करने वाले लोगों को काम के घंटे तय किए गए कि 10 घंटा खटेगा कि 8 घंटा खटेगा, फिक्स किया गया। 8 घंटा का कितना पैसा, 10 घंटा का कितना पैसा, ये फिक्स कर दिया गया। तो इस बात को आप इस तरीके से नहीं लिख के, हम जैसे बोले हैं इस तरीके से लिख लीजिएगा तो तनिका बेसी नंबर मिलेगा, ठीक है? तो आप इससे क्या हुआ? तो शोषण कम हुआ। तो इसका 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिएगा कि कानून 1948 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, मजदूरों के लिए बनाया गया, ऐसे लिखिएगा। इसके उद्देश्य निम्न थे। पहला, सभी मजदूरों को सही से वेतन मिले। दूसरा, मजदूरों पर शोषण कम हो। तीसरा, मजदूरों को उसके काम के घंटे तय किए गए। 3 गो पॉइंट हाँ है लिखिएगा उद्देश्य में। 1 नंबर एग्जाम में नंबर मिलेगा। चला
अगला देखिए, कोयला उद्योग ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया कैसे? एक बात बताइए, रोड नहीं रहता तो कि गाड़ी चलता, और गाड़ी नहीं रहता तो कि आदमी सब चलता उस पर, तो आदमी नहीं रहता तो गाड़ी चलता। कहने का मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ पे आश्रित होता है। तरह जितना उद्योग सब था, उस उद्योग का जो ऊर्जा था यानी पावर हाउस, उसको जो शक्ति मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था? कोयला से। कहाँ से मिल रहा था बाबू रे? कोयला से। क्योंकि कोई भी जो उद्योग चलता है उसके लिए उसको चाहिए ईंधन यानी शक्ति। तो ईंधन जो है वो क्या है? कोयला था। तो कोयले से ना चलता है सब चीज़। अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है? कोयला से बॉयलर चलता है, उसमें पानी भाप गर्म होता है कि नहीं? स्टीम होता है, कोई भी चीज़ को गर्म किया जाता है कोयले से ना होता है। लोहा को पिघलाया जाता है कोयले से ना होता है जी। तब कैसा बात कर रहे हैं? तो इसको लिखना है, ये फैक्ट्री को चलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए और भाप के इंजन को दौड़ाने के लिए। भैया एक लाइन से ऐसे ही लिखिएगा तो हल्का मचा देना है परीक्षा में बाबू। फैक्ट्री को चलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए, भाप के इंजन को दौड़ाने के लिए याद कर लीजिए, कोयला सबसे जरूरी ईंधन था। कोयला सबसे जरूरी ईंधन था, इतना बात लिखिएगा। 1814 में VVI देखिए, भारत के रानीगंज में पहली बार कोयला निकालने का काम किया गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बुआ, ध्यान भटका तो फिर गए आप, याद रखिए। 1814 में भारत के रानीगंज में पहली बार कोयला निकालने का काम किया गया, जिससे उद्योग को बहुत रफ्तार मिला। पहला शुरुआत कैसे करिएगा? फैक्ट्री को चलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए और भाप इंजन को दौड़ाने के लिए कोयला सबसे जरूरी ईंधन था। सबसे पहले भारत में 1814 में रानीगंज में कोयला निकाला गया। कोयला के उत्पादन के साथ साथ सभी उद्योगों ने अपना रफ्तार पकड़ लिया। ऐसे ऐसे लिखिएगा एग्जाम में भैया तो हल्का मत जाएगा बाबू। छठा हम पढ़ा दिए, झट्ठा मारिए आप भी। सतमा चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले पकड़िए भैया। फैक्ट्री प्रणाली शुरू होने के दो मुख्य कारण क्या था? देखिए, एक तो अंग्रेज ने सबको इतना ना सताया था, तो कहावत होगा, गीत सुने होंगे, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो इस तरीके से सताया हुआ था मजदूर को, बेचारा मजबूर था। करता तो क्या करता, सब निकला बाहर फैक्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, काहे? तो अंग्रेज को सस्ता दाम पे मिल जा रहा था मजदूर। तो लिखिएगा कि फैक्ट्री प्रणाली शुरू होने के दो मुख्य कारण निम्न हैं। पहला लिखिएगा नया आविष्कार होना। नया आविष्कार हुआ तब फैक्ट्री ज़्यादा बनने लगा। कहेंगे सर जी नया आविष्कार का मतलब नहीं समझे, इसमें देखिए बताते हैं। जेम्स वाट ने 1769 में भाप का इंजन बनाया, जिससे भारी मशीनें चलना आसान हो गया। जेम्स वाट, याद रखो, भेजा में सेट करो भैया। 1769 में भाप का इंजन बनाया, जिससे भारी से भारी मशीन चलना आसान हो गया, और इसी से फैक्ट्री भी स्थापित होने लगा अधिक से अधिक। दूसरा, सस्ता मजदूर मिलना। गांव के गरीब किसान काम के लिए शहरों में आए, जिससे फैक्ट्री के कम पैसों में मजदूर मिल गए। फैक्ट्री को कम पैसों में क्या मिल गए? मजदूर। ये दुइये को तो पॉइंट है भैया, ये दोनों पॉइंट पर लिखना है। काहे माथा खराब करते हो भैया? ध्यान दो ना बाबू मेरे प्यारे, ध्यान दो, समझे? चलिए अब देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अभी चार्टिस्ट आंदोलन काहे हुआ था? इसमें चार्टिस्ट का मतलब ही नहीं लिख दीजिएगा किसी को कोई चाटा मारा इसलिए आंदोलन हुआ। भैया गलत बात, सटा। देखिए मजाक नहीं करते हैं, हम भी सीरियस कर रहे हैं आपको। हमारा ज़िंदगी भी नरक बन गया है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए अपना दोस्तों तक प्लीज़। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ है नहीं। चार्टिस्ट आंदोलन ध्यान देने वाली बात है। खाली वो दिन क्या था याद कर लीजिए। वो दिन आपको क्या था? 1838, बस इतना याद रखना है। सबसे पहला हम आपको बात बता रहे हैं कि जितना मजदूर सब काम कर रहा था इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड में उसको खाली खटा रहा था, नौकरा वेतन दे रहा था। है भैया 8 के बदले 14 घंटा खटा रहा था, जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था उसके साथ। नौकरा वोट देने का अधिकार था, न कुछ बोलने का अधिकार था भैया। अब आप ही बताइए, आपके मुंह पे जाबी लगा दे, न कुछ बोले दे, न खाए दे, न पिए दे, कैसे रहिएगा आप? नहीं बताइए, रहेगा?
कैसे बात करते हैं? इसीलिए तो आंदोलन होता है। कोनो आंदोलन काहे होता है? उसका तो कुछ ना कुछ कारण होता है ना भैया। सुनिए, इंग्लैंड में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था, पहले बोलबे किए हैं, और उनसे ज्यादा काम कराया जाता था। बताओ, एक तो वोट नहीं देने देता था, कोनो तरीका का अधिकार नहीं लंदन में था, वेतन नहीं देता था, अरे भैया ऊपर से जबरदस्ती काम करवाता था मजदूर सबसे। हाँ भैया, झूठ नहीं बोलेंगे, देखिए लिखल है इतिहास में। इंग्लैंड में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था और उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था। इसलिए भैया 1838 में मजदूरों ने अपने अधिकारों, काम के घंटे तय करने और वोट के अधिकार पाने के लिए ये आंदोलन किया, जिसका नाम था चार्टिस्ट आंदोलन। पहले लिखिएगा मजदूर को का दिक्कत हुआ, फिर लिखिएगा ये आंदोलन कहिया हुआ, और फिर लिखिएगा क्यों हुआ। 3-4 लाइन में खत्म कर दीजिएगा बतिया के, समझे? बढ़िया से चेला पढ़िए, बढ़िया से ध्यान देके पढ़िए, ठीक है। घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर क्या है? इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है आप सबको मालूम होगा, 82 है, कहिएगा बमरेटिया है सर जी, दोनों हैं, 52 है, 27 है, और उसके बाद 24 है, समझे ना, 32 है। ये मेरा नंबर है। इस पर अगर किसी को पढ़ने के बाद PDF चाहिए तो पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे एक दो। अगर आप पढ़े रहिएगा तो हाँ हाँ जवाब दीजिएगा, तो आपको हम PDF तभी भेजेंगे। हम आपसे एक दो सवाल पूछेंगे छोटका मोटका, जो पढ़ाएंगे इसी इतिहास इसी चैप्टर से, ये जो पढ़ा रहे हैं इसी से। हाँ हाँ जवाब आप दे दिए, हम पूछे आप जवाब दे दी, हम आपको तुरंत PDF भेज देंगे। लेकिन हम पूछे या आप 1 सेकंड तक देखे या सोचे या तब बोलिएगा, तब हम PDF नहीं भेजेंगे भैया, मजाक कर रहे हैं, भेजेंगे लेकिन सोच के भेजेंगे, समझे? तो देखिए, घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या फर्क है हम बताते हैं। आपके घर में 4 गो 5 गो आदमी होगा, मैया होगी, दाई होगी, काकी चाची, चचा, बाबा, नाना, मौसा सब होता है। तो नाना मौसा तो छोड़ दीजिए, दूर का बात है, पहले अपना घर के अंदर की बात है भैया। अंदर में घर में 4-5 आदमी मिल करके जब कोनो काम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसको कहते हैं घरेलू उद्योग। और जब मान लीजिए परिवार के लोग बाहरियों कुछ लोग को मिला करके तब जो कोनो उद्योग धंधा करते हैं तो उसको कहते हैं कुटीर उद्योग, ठीक है। इसका कैसे लिखना है एग्जाम में, ये मेन बड़ा बात है। देखिए कैसे लिखना है, देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। इसको पहले देखना है आपको कैसे लिखना है। देखिए लिखिएगा कि घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग में निम्न अंतर है। पहले ऊपर में लिखिएगा, ये बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका लिखिएगा कि इसमें परिवार के लोग अपने ही घर में बहुत कम पैसा में सामान बनाते हैं। इसमें परिवार के लोग बहुत कम पैसा में अपने घर में ही सामान बनाते हैं, जना टोकरी, अचार, पापड़, तो घरेलू उद्योग। लिखिएगा यह घरेलू उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें परिवार के साथ साथ बाहर के कारीगर भी रखे जाते हैं और सामान बाजार में बिकता है, जना हथकरघा उद्योग, यानी कि चरखा से कपड़ा बनाना, पाव रोटी बनाना, बिस्कुट बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो हो गया, इसको क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। हमको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको होगा। हो ही गया होगा दिक्कत तो क्या करिएगा भैया, पढ़ लीजिए एक दो बार और वीडियो को चला के देख लीजिए, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना क्यों हुआ? देखिए श्रम आयोग मतलब हुआ कि मेहनत करने वाले के लिए एगो आयोग बना, मजदूर के लिए एगो आयोग बना, यानी भारत सरकार के द्वारा ये बना था। याद करो 24 दिसंबर को 1962 को, कहाँ ध्यान भटका लिया तुम लोग, हे भगवान, भैया इधर ध्यान दो। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1962 ईस्वी को, एगो बतिया एकदम बढ़िया से करकरा के धर ले कि भारत सरकार द्वारा एकदम बढ़िया से धर करकरा के इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1962 ईस्वी को की गई थी। सबसे पहला बात, भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष गजेंद्र गटकर जी थे, गजेंद्र गटकर जी थे, याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मजदूरों के रहन सहन को बढ़ाना, काम करने की जगह की जांच करना और उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा का देखभाल करना, इसका 3 गो उद्देश्य था। कोनो उद्देश्य कारण छुच्छे लिखिएगा तो नंबर बा कम मिलेगा, पॉइंट के साथ लिखिएगा तो नंबर बा बेस्ट मिलेगा। जना कि लिखिएगा
किसका मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला पॉइंट में लिखिएगा मजदूर के अच्छा रहन सहन करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा काम करने की जगह की जांच करने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए। इतना बात लिखने में क्या जाता है आपको? आई भैया, अब फिर इसका दीर्घ उत्तर ये लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। अगर ये अच्छा लगा होगा कमेंट करिएगा बेहतर है, तब हम अगला दीर्घ उत्तर ये लेकर आएंगे। नहीं हो कहिएगा बेहतर है तो ये लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।